पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, कैसे क्या सारी चीजें होंगी। वहाँ जब मैं हंसराज कॉलेज में गई तो वहाँ पे मेरे को किसी को भी अपना नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा कुछ होता है तो आपको कोई रिग्रेट है आपने इतना समय उसमें दिया? खुद के लिए स्टैंड लेना होता है, हमें खुद ही करना होता है जो भी कुछ करना होता है कि कब कौन कहाँ पर किस वक्त साथ छोड़ दे। तो अब मैं उन सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। आगे मैं इतना ज्यादा किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं रहूंगी। कोई भी मैनिफेस्टो किसी का पर्सनल नहीं है। जो स्टूडेंट्स के हक में बेहतर होगा उसी को हम अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे, या मैं अपने मैनिफेस्टो में अब के समय में डाल दूंगी। हम जानना चाहेंगे कि हिमांशी का पॉलिटिकल आइडल कौन है? अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने वाला ही आगे बढ़ता है। जो आज मैं ठान के बैठी हूँ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नहीं, अच्छी बात है अगर कोई किसी के सपोर्ट में आ रहा है तो उससे टू बी ऑनेस्ट मेरी कैंपेनिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल रूम। बीते कुछ महीनों से डूसू इलेक्शन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हम हर रोज एक नया मोड़ देखते हैं इसमें। हाल ही में एक महिला उम्मीदवार का नाम काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिनका नाम है उमांशी लांबा। एक ऐसी लड़की जिसने ना सपने देखे हैं बल्कि उन सपनों को हकीकत में बनाने की ठानी हुई है। तो आइए मिलते हैं उमांशी से। हेलो उमांशी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए। जैसा कि आज आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, कैसा फील कर रहे हो आप? इमोशनल हो, नर्वस हो? हाँ, मतलब ये तो है ही कि आज परसों इलेक्शन है। कल हम स्टूडेंट से इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा ये है कि हाँ भाई, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, कैसे क्या सारी चीजें होंगी, बट देखते हैं क्या होता है। आपकी बातों से समझ आ रहा है कि आपको कैंपेनिंग में काफी मजा आया है। तो कोई एक ऐसी मेमोरी, कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप हमेशा चेरिश करोगे, कैंपेनिंग के टाइम पे हुआ हो आपके साथ? आज की बताती हूँ। आज जब मैं हंसराज कॉलेज में गई तो वहाँ पे मेरे को किसी को भी अपना नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वहाँ पे कॉलेज के गेट से लेके और जब मैं एग्जिट कर रही थी ना, तब वहाँ पे ऐसी मेरी बहनें मेरे पास दौड़ दौड़ के आ रही थी, मेरे को गले लगा रही थी कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो और आप लड़कियों की आवाज बन रहे हो। तो अब तक का, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब तक का आज का हंसराज की जो विजिट थी ना मेरी, वो अब तक की सबसे अच्छी हुई है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लिंगडो कम्युनिटी की तो बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ओपोनेंट्स को आके प्रमोट कर रहे हैं, तो और एक तरफ हम आपको देखते हैं कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, सिर्फ अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हैं। तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगी? नहीं, मतलब उनका पर्सनल वो है, वो कोई उनका फ्रेंड है किसी का, या फिर किसी के फैमिली रिलेशंस है, तो वो यूज कर रहे हैं। वो जिस तरीके से अपना कैंपेन चलाना चाहिए उस तरीके से, मेरा इस पे कोई वो नहीं है कि क्यों लेके आ रहे हैं या कि ये सब क्या है। कि स्टूडेंट्स को पता है कि एक सिंगर अगर आते हैं तो उनकी पूरी रिस्पेक्ट है, उनको लोग इतना ज्यादा चाहते हैं, उनकी जो भी कैंपेन कर रहे हैं वो उनको लगता होगा कि उनकी इस चीज से मदद होगी। बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर है क्या होता है आगे। जैसे आपने देखा है सड़कों पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उतर आए हैं ओपोनेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो अपनी कैंपेनिंग के टाइम पर आपने क्या ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है ये सब चलते हुए? नहीं, अच्छी बात है अगर कोई किसी के सपोर्ट में आ रहा है तो उससे टू बी ऑनेस्ट मेरी कैंपेनिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि लोग जो मुझे चाहते हैं वो अच्छा है, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को देखने के लिए जाते हैं। मिलना होता है हर किसी को किसी ना किसी से, मतलब जो भी अभिनेता और सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, लेकिन उसमें मेरे कैंपेन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं जहाँ पे जा रही हूँ मुझे लोगों का उतना ही प्यार और उतना ही समर्थन अभी भी मिल रहा है। चलिए मानसी, ये तो बात हो गई कैंपेनिंग की। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में, जिसका आप हाल ही में शिकार हुई हैं। अपना इतना समय देने के बाद भी जब ऐसा कुछ होता है तो आपको कोई रिग्रेट है आपने इतना समय उसमें दिया? नहीं, रिग्रेट क्यों होगा, मतलब कहीं ना कहीं मेरी पहचान मैं वहीं से बना पाई हूँ। तो अगर कुछ एक दो लोगों की वजह से अगर इतनी बड़ी नाइंसाफी होती है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से भी मेरे को कुछ सबक मिलता है कि हमें खुद के लिए स्टैंड लेना होता है, हमें खुद ही करना होता है जो भी कुछ करना होता है, कि कब कौन कहाँ पर किस वक्त साथ छोड़ दे। तो अब मैं उन सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। आगे मैं इतना ज्यादा किसी के लिए इतना ज्यादा किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं रहूंगी, अपनी लड़ाई खुद लड़ती रहूंगी, कभी भी लाइफ का कोई भी फेज हो। तो इससे मुझे तो सबक मिला है, सच बताऊं तो। अभी तक आप एनएसयूआई से जुड़े हुए थे,
तो आपके जो मैनिफेस्टो थे, जो एजेंडास थे, वो वहां से आए हुए थे। तो अब आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो, तो उनमें कुछ बदलाव हम देखेंगे। जो एनएसयूआई का या किसी भी संगठन का जो मैनिफेस्टो बनता है वो स्टूडेंट्स ही बताते हैं। वहाँ पे प्रॉपर मीटिंग्स होती हैं, वहीं से वो एजेंडाज आते हैं। वो कोई पार्टी वाले यहाँ पे ग्राउंड पे आके या फिर स्टूडेंट्स के बीच में साल भर थोड़ी रहते कि वो किस चीज से परेशान है। तो वो जो मैनिफेस्टो है वो हम स्टूडेंट्स में से ही निकले हुए हैं। मतलब हर पार्टी का देखा जाए तो 50-50% जो मैनिफेस्टो है वो सेम है। सबको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, सबको मेंस्ट्रुअल लीव दिलानी है, सबको सिर्फ वादे करने हैं, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े वादे करने हैं हमें। हम लोगों को एक दूसरे पे निशाना वो करना है कि तुमने ये नहीं करा, हमने ये कर दिया, या हमने ये नहीं, हमसे ये नहीं हुआ तो तुमसे क्या हो गया। तो ये सारी चीजें तो मतलब मेरा मैनिफेस्टो अपना खुद का है भाई। अगर स्टूडेंट्स किसी प्रॉब्लम से किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो मैं उन्हीं का तो सॉल्यूशन निकलवाऊंगी ना, उन्हीं की तो डिमांड रखूंगी। तो कोई भी मैनिफेस्टो किसी का पर्सनल नहीं है। जो स्टूडेंट्स के हक में बेहतर होगा उसी को हम अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे, या मैं अपने मैनिफेस्टो में अब के समय में डाल रही हूँ। और मैं उतना ही लोगों को बता रही हूँ जितना मैं कर पाऊंगी, या करने के लिए मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं इन चीजों को स्टूडेंट्स को दिलाने के लिए लड़ाई लड़ सकती हूँ, और इतने बच्चे मेरा साथ देंगे इन चीजों पे। हमने अक्सर देखा है कि पार्टी टिकट ना मिलने पर काफी कैंडिडेट्स अपनी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट लड़ने की आप हिम्मत दिखा रहे हो। तो इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए किसी ने आपको कुछ ऐसा समझाया हो, कोई सेकंड थॉट आया हो आपके मन में? जब मेरे को पिछले साल नहीं मिली थी टिकट, मेरे को बोला था विड्रॉ लेने के लिए, तो एक दो भाई मेरे और थे वहां पे जिनका लास्ट वो था, मतलब कि उससे आगे वो नहीं लड़ सकते थे। एज बैरियर होता है, एक एज लिमिट होती है कि आप 25 से अब जाके इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। तो दो तीन भाई मेरे ऐसे थे जो 24 साल के थे। वो उस टाइम पर मतलब उन्होंने इतनी अच्छी कैंपेनिंग करी, इतनी मेहनत करी, इतने सारे बच्चे जोड़े, फिर भी किसी नए चेहरे को मौका दिया गया। उसके बाद जब वो सिचुएशन मैंने खुद के साथ देखी तो मेरे को लगा कि नहीं, ये लोग अगर आज मैं भी चली गई ना, ये अगले साल फिर किसी के लिए करें। किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना ही था, ये लड़ाई लड़नी थी। तो शायद वो भगवान ने मेरी किस्मत में लिखी थी। चलिए, आपके इन जवाबों से एक चीज तो बहुत साफ हो गई है कि आप कितने बोल्ड हो और कितने करेजियस हो। पर उसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि उमांशी एज अ पर्सन कौन है, आपका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है, कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। मैं उमांशी, मेरा गांव कुतुबगढ़ है। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत ही सिंपल फैमिली होती है ना, ऐसी फैमिली से आती हूँ। मेरी स्कूलिंग काफी मतलब 3-4 स्कूल चेंज करे मैंने। पहले नजफगढ़ रहते थे, फिर हम वापस गांव में शिफ्ट हुए, फिर हम कुछ टाइम के लिए हम बहादुरगढ़ भी रहे। तो ऐसे ऐसे मेरे स्कूल चेंज होते गए। तो लास्ट जो मेरा स्कूल था 7th से 12th, वो मैंने मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। तो मेरी जो स्कूल लाइफ थी, वो जो 5 साल थे, वो मेरी लाइफ के मुझे लगता है वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। बाकी स्कूल्स में तो थोड़े छोटे थे तो इतनी ज्यादा समझ नहीं होती, लेकिन वहां पे जब समझने की हम एज में आए तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उस स्कूल का, उन टीचर्स का, उन मेरे फ्रेंड्स का योगदान है। और एक जैसा आपने पूछा परिवार, तो मेरे तो बहुत ही सिंपल सी फैमिली है। भोली भाली सी मेरी मम्मी है, भोले भाले से मेरे पापा हैं, किसानी करते हैं। जो बच्चे बोल देते हैं, जो बच्चे सपना देखते हैं, उसको ही पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं। अपने कोर्स और कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताइए। मैं बीए प्रोग्राम की स्टूडेंट थी, अदिति महाविद्यालय से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। मेरी कॉलेज लाइफ अच्छी थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत अच्छे टीचर्स थे। वहां से भी मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। एक जब बच्चा स्कूल से आके कॉलेज में आता है तो ऑब्वियस सी बात है, एक नया एक्सपीरियंस होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी ढल जाते हैं, तो मैं थोड़ा उन लोगों में से हूँ कि मैं अगर कहीं भी किसी भी जगह पे जाके बैठ रही हूँ, नई जगह पे, तो मैं इजीली अपने फ्रेंड्स बना लेती हूँ। कभी कभी होता है ऐसा कि बहुत ज्यादा हिचकिचाहट होती है, लेकिन होता है ना, हम लोगों को वैसे ही दोस्त मिलते हैं जैसे हम खुद होते हैं।
ये मैंने चीज हमेशा से देखी, चाहे मैं स्कूल में थी, मैं कॉलेज में थी, मैं आज मास्टर्स कर रही हूँ, मेरे को फर्स्ट डे अपने जैसे ही दोस्त मिल जाते हैं। तो मेरी तो कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गई है। हम जानना चाहेंगे कि हिमांशी का पॉलिटिकल आइडल कौन है। मेरे पॉलिटिकल आइडल फिलहाल, मतलब अगर एक जो अभी नहीं है वो तो अलग है, लेकिन आज जो जीतते जागते हैं वो है प्रियंका गांधी। क्योंकि जिस तरीके से वो जनता में जब निकलती हैं तो किस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट कर पाती हैं, लोगों का दुख समझ पाती हैं, और कितने अच्छे तरीके से उनको अपनापन जताती हैं। और जो विजन है उनका, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो आज मैं ठान के बैठी हूँ कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी उन्हीं का विजन है, क्योंकि वो मेरी आइडल है। मैंने हमेशा से जैसे वो लोग बोलते हैं ना, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने वाला ही आगे बढ़ता है। तो मैंने भी ये सोचा, जब मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मैं ये क्यों सोचूं कि कोई बाद में आएगा, अगले साल और 10-15 बच्चों की मेहनत खराब होगी, अब की बारी रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करके जाना है। जो बच्चा संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचता है, जिसको आप 2 बारी जुबान देके वापस घर का रास्ता दिखाते हो, तो वो बच्चे जो आगे आके देखेंगे कि वो भी लड़ने की हिम्मत करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जरूरी नहीं है कि आपको डूसू ही लड़ना है, हो सकता है आप बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो, बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हो। तो वहां पर भी ऐसी रुकावटें आपको रोकने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो ये सारी चीजें किसी और स्टूडेंट के साथ ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे इस इंडिपेंडेंट लड़ने की मैंने ठानी।